देख रहे हैं 7 संभाग की 7 बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर से, जहां एक फ्लैट पर एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। जयपुर में 1 जून को दिन दहाड़े एक फ्लैट से 2 सगी बहनों का अपहरण कर किसी और जगह गैंगरेप की वारदात में शामिल आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने गैंगरेप की पीड़िताओं की सगी बहन, उसके बॉयफ्रेंड, एक परिचित की गिरफ्तारी के अलावा 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि 18 साल से कम उम्र के 3 लड़कों ने फेसबुक पर हुई अनबन का बदला लेने के लिए दोनों सगी बहनों से गैंगरेप किया। बड़ी बहन से अफेयर में बांधा बन रही दोनों, इसलिए बड़ी बहन और उसके बॉयफ्रेंड ने भी आरोपियों का साथ दिया। डीसीपी अभिजीत सिंह के मुताबिक दोनों बहनें पिछले 2 महीने से जयपुर में प्रतापनगर इलाके में फ्लैट में रह रही थी। इस दौरान आरोपी नाबालिग ने फेसबुक के जरिए पीड़िता के मोबाइल नंबर लेकर बातचीत की कोशिश की, तब पीड़िता ने आरोपी को फटकार दिया। इस अनबन की वजह से नाबालिग ने साथियों के साथ मिलकर दोनों बहनों को सबक सिखाने की ठान ली, जिसके बाद उनका अपहरण कर दूसरी जगह ले जाकर उनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वही खबर उदयपुर से, जहां वैक्सीनेशन का डर इस कदर है कि एक बुजुर्ग महिला ने वैक्सीनेशन टीम को डंडा लेकर दौड़ा दिया। ग्रामीण इलाकों में टीके को लेकर फैली अफवाह के बाद अब ग्रामीण टीका लगवाने से कतराने लगे हैं। ऐसा ही मामला उदयपुर के गोगुंदा की सायरा पंचायत से सामने आया है, जहां टीका लगाने पहुंची सरकारी टीम पर एक वृद्ध महिला डंडा लेकर पीछे दौड़ पड़ी। इसके बाद कर्मचारियों को बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। ग्रामीण इलाके में टीकाकरण अभियान की कमान संभालने वाले पंचायत सहायक ने बताया कि ब्राह्मणों की बागल क्षेत्र में घर घर से लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाया जा रहा था। इस दौरान हमारी टीम गांव की एक बुजुर्ग खमानी बाई के घर पहुंची, जहां उन्हें टीका लगाने के लिए कहा, तो इस पर खमानी बाई ने झूठ बोल कहा कि उन्हें पहले ही टीका लग चुका है। जब सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम सामने नहीं आया, तब उनसे फिर से अपील की। इस पर उन्होंने सच बोलते हुए कहा कि मुझे टीका नहीं लगवाना, इस टीके से जान का खतरा है। इसके बाद हमारी टीम ने उन्हें टीकाकरण के लाभ बताए, तो वो नहीं मानी, बल्कि नाराज होकर बुरा भला कह उसे डंडे से दौड़ाने लगी। वही हम बात करते हैं अजमेर संभाग के नागौर में, जहां बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। भीषण गर्मी और बारिश के मौसम से पहले अघोषित बिजली और बार-बार की बिजली कटौती से बेहाल जिले के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में बग्गड़ गांव में रविवार को बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित 5 गांव के लोगों ने यहां जीएसएस का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने निर्बाध बिजली सप्लाई व बिजली विभाग से जेईएन व लाइनमैन को हटाने की मांग की। लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर जिले के बग्गड़, नाथावाड़ा, नाथावाड़ी, धामनिया व बेड़ा सहित गांवों के ग्रामीणों ने रविवार सुबह जमा होकर जीएसएस पर प्रदर्शन शुरू करते हुए तालाबंदी कर दी। वही खबर कोटा से, जहां जून में काफी राहत मिली है। कोरोना केस में लगातार गिरावट आ रही है। जून के महीने में 5 दिन में मात्र 109 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। वही कोटा में अप्रैल मई के मुकाबले जून में राहत की सांस ली है। 5 दिन में 109 पॉजिटिव संक्रमण दर घटकर 1% हुई। वहीं कोविड अस्पताल में 26 मौतें सरकारी रिपोर्ट में 6 बताई गई। जिले में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे थमने लगा। अप्रैल मई के मुकाबले संक्रमण दर में गिरावट आई। इन 5 दिनों में सरकारी रिकॉर्ड में केवल 6 मौत बताई गई है, जबकि कोविड अस्पताल में 5 दिन में 26 लोगों ने दम तोड़ा है। वही खबर भरतपुर से आ रही है, जहां भरतपुर संभाग में एक युवक की नींद में फावड़े से उसकी हत्या कर दी गई। भरतपुर जिले के सीकरी थाना इलाके में देर रात एक युवक ने नींद में सोए एक व्यक्ति पर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी छिपने के लिए कुएं में कूद गया, जिसमें करीब 7 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उसे बाहर निकाला। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार बलवीर सीकरी थाना इलाके के बड़का गांव के करीब 1 साल से रह रहा है। वह इस गांव में मजदूरी करता है। बलवीर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मूसेपुर गांव का रहने वाला है। विगत 2 दिन पहले बलवीर की हमीद नाम के व्यक्ति से झगड़ा हो गया। वहीं बीती रात उसने करीब 2 बजे बलवीर हमीद के घर पहुंचा। घर के बाहर सो रहे हमीद के भाई आसीन पर फावड़े से वार कर दिया। उस समय आसीन की पत्नी भी वहीं सो रही थी। आसीन की आवाज सुनकर उसकी पत्नी जाग गई और उसने शोर मचाया। इससे आसीन के परिजन और स्थानीय लोग भी जाग गए, जिसके बाद बलवीर वहां से भाग खड़ा हुआ। वही खबर बीकानेर संभाग से, जहां राजस्थान में पानी की चोरी को रोकने के लिए अब नहरों के किनारे थाना खोले जाएंगे।
नहर से पानी चोरी करने के लिए खुलेगा पहला थाना। हनुमानगढ़ के नौहर में 60 जवान तैनात होंगे। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से पानी चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने अब नहर किनारे थाने खोलने शुरू कर दिए हैं ताकि किसानों के हक का पानी चोरी ना हो। पहला थाना बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ स्थित नौहर में खोला जा रहा है। प्रदेश में पहली बार पानी की सुरक्षा के लिए सरकार को थाना खोलना पड़ रहा है। यहाँ 60 पुलिसकर्मियों का स्टाफ न सिर्फ नौहर बल्कि भादरा समेत आसपास के इलाकों से पानी चोरी की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करेगा। वही खबर जोधपुर से, जहां आज 6 बदमाशों ने बोलेरो से आकर के एक दुकान में करीब 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लॉकडाउन में जैसे ही कुछ रियायत मिली, वैसे ही जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदात बढ़ने लगी। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे चौपहिया वाहन पर आते हैं, आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। मामला शहर के खेजड़ला का है, जहां शनिवार देर रात बीच बाजार में चोरी हुई। यहाँ कपड़े की दुकान पर करीब 10 लाख का माल चोरी हो गया। यहाँ करीब 6 बदमाशों ने राम से चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला रात करीब 11:30 का है। चोर एक बोलेरो गाड़ी में मुंह पर कपड़ा बांध कपड़े की दुकान के बाहर पहुंचे, ताला तोड़ दुकान में घुसे। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुल के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 18 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। पूरी दुनिया पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है और हर देश के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर कोरोना वायरस इतनी तेजी से अपना स्वरूप कैसे बदल रहा है। कोरोना के साथ चल रही इस जंग के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दक्षिण अफ्रीका में HIV संक्रमित महिला पिछले 216 दिनों से कोरोना संक्रमित है। यहाँ पर सबसे खतरनाक बात तो यह है कि महिला के शरीर में कोरोना वायरस 32 बार अपना स्वरूप बदल चुका है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कुछ दिनों पहले तक जिस तरह से कोहराम मचा रखा था, उससे अब राहत मिलती दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,14,460 मामले सामने आए हैं, जबकि 2,667 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार जैसे जैसे धीमी पड़ती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी ने यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 की अपनी चुनावी रणनीतियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के विधायकों का परफॉर्मेंस तैयार करने का फैसला किया है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में विधायकों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पर ही उनका भविष्य तय किया जाएगा। विराट कोहली की टीम इंडिया और केन विलियमसन की न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐतिहासिक खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। मगर इससे पहले न्यूजीलैंड मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में व्यस्त है। न्यूजीलैंड के लिए इस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को टेस्ट चैंपियनशिप के अभ्यास के रूप में माना जा रहा था, मगर पहले ही मैच में टीम के बल्लेबाजी की पोल खुल गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि इस साल विधानसभा चुनाव में हर के बार की तरह बीजेपी के कई नेता नाराज हैं और वे ममता बनर्जी के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाना चाहते हैं। ये वो नेता हैं जो पहले दीदी के साथ थे। बीजेपी नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि वो ममता पार्टी से दूर नहीं गए। शनिवार को उन्होंने बनर्जी का शुक्रिया भी अदा किया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि 2021 में 45वीं बार दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 31 पैसे महंगा हो गया है। आपको बता दें कि जयपुर में पेट्रोल 101 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं जयपुर में डीजल 94 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन। हरियाणा की अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हिसार में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ उम्र के दंपति की मौत, 2 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। हिसार में शनिवार शाम को एक सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 2 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ये गौशाले में काम करने जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी
और इसके बाद संबंधित वाहन चालक उसे लेकर मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों की पहचान के पास जिले फतेहाबाद में गांव बेड़िया खेड़ा निवासी करीब 50 वर्षीय नेकीराम और उसकी पत्नी सुमित्रा के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार नेकीराम का परिवार पिछले कई साल से हिसार के गांव खेदड़ में स्थित शांतिगिरी गौशाले में मजदूरी करता आ रहा था। शनिवार शाम को परिवार गौशाला जा रहा था, बाकी सदस्य दूसरे किसी वाहन पर अलग थे, तो वही नेकीराम और उसकी पत्नी एक बाइक पर सवार थे। इसके साथ 2 साल का पोता भी था। संदिग्ध हालत में फंदे पर झूली 24 साल की विवाहिता। पानीपत में दहेज लोभी ससुराल वालों से तंग आकर एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि उसके पिता ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न करने और बेटा पैदा न होने से खफा ससुराल वालों ने बेटी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया है। पुलिस ने पति सहित 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला पानीपत शहर की कालूपीर कॉलोनी का है। पुलिस को दी शिकायत में जींद जिले के ढाढररथ गांव के बीरबल ने बताया कि 24 वर्षीय बिंदु उसकी 5 बेटियों के साथ सबसे छोटी थी। 7 जनवरी 2019 को बिंदु की शादी यहां कालूपीर कॉलोनी काबड़ी रोड के साथ हुई थी। शादी में 8 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराल वाले दहेज के लिए बेटी को बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। कभी 10,000, कभी 20,000 और 1 लाख रुपए दहेज देता रहा हूँ। बिंदु ने बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वाले और भी नाखुश हो गए, उसे मानसिक रूप से परेशान किया। वही पति सुनील, ससुर कर्ण सिंह, जेठ सुरेंद्र, जेठानी रीना और ननद किरण ने बीटा और 1 लाख रुपए का दहेज मांगा। उसने ऑनलाइन दामाद के खाते में 1 लाख रुपए जमा करा दिए। 3 जून को उसे बार बार बिंदु को कॉल की, लेकिन सुनील ने बात नहीं करवाई। इसके बाद अर्जुन नगर में रह रही साले की पत्नी शीला को बिंदु के ससुराल भेजा। ससुराल वालों ने शीला के साथ गाली गलौज की और बिंदु से मिलने नहीं दिया। शनिवार को दामाद सुनील को कॉल किया तो जवाब नहीं दिया। ससुर कर्ण सिंह ने कॉल करके बताया कि जल्द से सिविल अस्पताल में आ जाओ। मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो बेटी का शव पड़ा मिला। प्रदेश में 7 मई को ब्लैक फंगस का पहला केस मिलने के बाद 29 दिन में ही आंकड़ा 1000 पार पहुंच चुका है, लेकिन सरकार का सिस्टम फंगस की फांस में अब तक नहीं निकल पाया। स्वास्थ्य विभाग के पास मरीजों की जरूरत के अनुसार एम्फोटेरिन बी इंजेक्शन नहीं है। मरीजों को भर्ती होने के 6 दिन बाद तक इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। कई मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या के बराबर भी इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इलाज की पर्याप्त व्यवस्था न होने से वहां में मरीज को दूसरी जगह रेफर किया जा रहा है। टोहाना में जसपा विधायक देवेंद्र बबली व किसानों के बीच कहासुनी के बाद 1 जून को फिर से विवाद शुरू हो गया। 5वें दिन भी नहीं सुलझा। बाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने बलियाला रेस्ट हाउस में विधायक पक्ष से बात की। इसमें विधायक बबली ने किसानों को कहे अपशब्दों पर खेद जताया। इसके बाद किसान प्रतिनिधि मंडल डीएसपी कैंप ऑफिस में फिर से नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से मिला, जहां बात बिगड़ गई। बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बाहर आकर ऐलान किया कि जब तक गिरफ्तार 3 लोगों की रिहाई और टोहाना मामले में दर्ज का सभी केस वापस नहीं होंगे, वे यहां से नहीं जाएंगे। प्रशासन उनकी गिरफ्तारी को भी तैयार कर ले। तीनों कृषि कानूनों को बने 5 जून को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अब तक ना तो कानून लागू हो पाया ना ही रद्द। हालांकि कानून बनने से पहले किसान इनका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद से दिल्ली के बॉर्डर पर समेत देश भर में धरना प्रदर्शन कर भाजपा और सहयोगी दलों के नेता का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को भी अब तक हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इसके 1 साल पूरा होने पर शनिवार को प्रदेश भर में 45 से ज्यादा जगह भाजपा जसपा नेताओं के आवास व कार्यालयों का घेराव कर कानून की प्रतियां फूकी गई। इस दौरान भाजपा के 6 मंत्री, सांसदों और 17 विधायक के आवासों का घेराव किया गया। सबसे ज्यादा हिसार में 8 जगह विधायकों, सांसदों के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं पानीपत में सांसद संजय भाटिया के घर का घेराव करने आए किसानों को पुलिस कर्मियों ने रोका तो झड़प हो गई। पंचकुला में किसानों ने 3 जगह जाम भी लगाया। इस दौरान उसकी पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने किसानों को रोक रखा था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान में जहां एक तरफ कोरोना के संकट से बहुत मुश्किल से लोग पार पा पाए हैं, वहीं अभी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के लगातार केसों में हो रहे इजाफे ने लोगों को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में लगभग 1600 से अधिक ब्लैक फंगस के केस केवल राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ रही रफ्तार के चलते आंशिक राहत मिली है, वहीं इस बीच लगातार अब राजस्थान में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में लगातार ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा देखने को मिला। आलम यह है कि 8 दिन के भीतर 1660 मरीज बढ़ गए हैं। वहीं कुल संख्या रोगियों की 2460 तक पहुंच गई है, जो देश में अभी तक की सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। राजस्थान की ओर से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के साथ ही इसके इलाज को लेकर भी सरकार की ओर सतर्कता बरतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में हालत बद से बदतर ना हो, इसका ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार इलाज में उपयोग आने वाले 5000 से भी ज्यादा इंजेक्शन मंगवाए हैं। वहीं देश में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सबसे अधिक वायल खरीदने वाला भी राजस्थान पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने कुछ 60,000 इंजेक्शन वायल खरीदने का ऑर्डर जारी किया है। मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि दवा मंगाने के लिए तीनों स्तरों पर कार्य किया जा रहा है और केंद्र सरकार की जहां बढ़ते मामलों को अवगत कराया जा रहा है, साथ ही दवा आवंटन की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर लालसोट से, जहां उपखंड अधिकारी के निर्देश पर एंटी कोरोना की बैठक का आयोजन किया गया। रामअवतार मीणा की अध्यक्षता में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पचवारा में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं वैक्सीनेशन बढ़ोतरी को लेकर एंटी कोरोना सदस्यों ने बैठक में भी भाग लिया। बैठक में प्रत्येक बीएलओ को निर्देश जारी किए गए। बीएलओ टीम घर घर पहुंचकर 40 का वैक्सीनेशन करेगी। लोगों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचने की स्थिति में मौके पर ही 10 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं उपखंड अधिकारी ने एंटी कोरोना टीम से वैक्सीनेशन बढ़ोतरी को लेकर भी राय मांगी। लोगों में फैले वैक्सीनेशन भ्रम को दूर करने के लिए भी उच्च अधिकारी बीएलओ टीम ढाणियों में लोगों को पहुंचकर समझाइश कर रही है। वहीं वैक्सीनेशन बढ़ोतरी को लेकर आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं से भी रूबरू हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। ग्रेटर जयपुर नगर निगम में कथित हाथापाई मामले में जांच अधिकारी आरएएस रेणु खंडेलवाल ने जांच शुरू कर दी है। आज 2 बजे तक पार्षदों को नोटिस का जवाब देना है। ग्रेटर महापौर, आयुक्त, उपायुक्त, अधिशासी अभियंता, पार्षद और सुरक्षा कर्मी सहित 20 को नोटिस जारी किया गया है। ट्रक और बाइक के आमने सामने हुई भिड़ंत। ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को समेजा कोटी के स्वास्थ्य केंद्र प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वहीं गांव सलेमपुरा के पास की यह घटना बताई जा रही है। वहीं कोटा शहर के बीचों बीच बन रहा है ऑक्सीजन पार्क। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर और अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं डूंगरपुर में नदी में डूबने से किशोरी की मौत। कोतवाली थाना क्षेत्र में बलवाड़ा गांव की यह घटना बताई जा रही है। नहाते समय गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। गाइडलाइन की पालना को लेकर एक्शन में बौली पुलिस। एसएचओ श्री कृष्ण मीणा ने मुख्य चौराहे पर लगाए नाके। सभी वाहनों को पूछताछ के लिए दिया जा रहा है प्रवेश। वहीं अकारण परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। वहीं चूरू में सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अफीम और अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक गिरफ्तार। 1 किलो 400 ग्राम अफीम और 25 किलो डोडा पोस्ट जब्त। पंजाब निवासी तस्कर रामजीत गिरफ्तार। प्याज की आड़ में कर रहा था तस्करी। वहीं जयपुर में अब घर बैठे मिलेगा मूल निवास प्रमाण पत्र। अभी ई मित्र पर आवेदन के बाद तहसील में जमा करा सकते हैं हार्ड कॉपी। अभ्यर्थी को ई मित्र के बाद तहसील का लगाना पड़ सकता है चक्कर। सरकार की हार्ड कॉपी जमा कराने की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी। सरकार ने गृह विभाग के 3 वरिष्ठ अफसरों की बनाई कमेटी। मूल निवास में आ रही है भारी कठिनाइयां, पर देगी सुझाव। 9 जून तक कमेटी राज्य सरकार को पुलिस अपनी रिपोर्ट करेगी। इसके बाद अधिसूचना जारी कर हार्ड कॉपी की बाध्यता खत्म करेंगे। जयपुर में सोडाला इलाके में परिवार पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर रिश्तेदारों ने ही किया लाठी सरिया से हमला। कुल्हाड़ी से बुजुर्ग के सर पर किया गया हमला। घायल रमेश पचारिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जयपुर में अनलॉक फेज की नई गाइडलाइन होगी जारी। कारोबारियों को अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद। 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति चाहते हैं कारोबारी। अभी सप्ताह में 4 दिन सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक का है समय। सुबह 6 से 11 बजे तक कारोबार करने की है अनुमति। आज की इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर लालसोट से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर परिंदे लगवाए गए। रामगढ़ पचवारा महंत रामदास महाराज के सानिध्य में
कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अनुराग सेवा संस्थान लालसोट ने पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यावरण दिवस पर नल वाले बालाजी रामगढ़ बछवाड़ा में पौधारोपण और परिंदे का वितरण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने भी शिरकत की। संत समाज के अध्यक्ष रामदास महाराज ने पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण और बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए और अनुराग सेवा संस्थान को बधाइयां दी है। पश्चिमी संस्कृति को छोड़ हमें सनातन संस्कृति अपनाने और प्रकृति से छेड़छाड़ महामारी का द्योतक है, ऐसी बातें रामदास महाराज जी ने बताई। उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने कहा कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। समय रहते अगर सचेत नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि को महामारी के दौर से गुजरना होगा। प्रकृति संसाधनों का रक्षण एवं पोषण ही हमारी जीवन है। संस्थान द्वारा अपने 27वें स्थापना दिवस पर आगामी माह पर 2700 पौधों का वितरण व रोपण किया जाएगा। तुलसी अभियान के तहत हर घर में तुलसी का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के अस्पताल में उन्हें कराया गया है भर्ती। आपको बता दें कि सांस लेने में उनके दिक्कत होने की वजह से उन्हें भर्ती करवाया गया है। पत्नी शायरा बानो ने भी इस बात की जानकारी दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि सरकार और सोशल मीडिया दोनों आमने सामने चल रहे हैं और इसी को लेकर के सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए थे जिनका ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया को पालन करना जरूरी था। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है कि ट्विटर और सरकार इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद चल रहा है और दोनों के बीच में अब यह मामला गर्मा चुका है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने नियमों की पालना करने के लिए कहा है, लेकिन उन नियमों की पालना करने के लिए सरकार ने कोई भी डेडलाइन जारी नहीं की है। आखिर ऐसा क्यों? इसके बाद ही आप सभी को बता दूं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट का ब्लू टिक भी हटा दिया गया है। ट्विटर ने ऐसा किया और ट्विटर का इसके ऊपर कहना यह था कि मैंने इसलिए उनका ब्लू टिक हटाया क्योंकि वो बहुत समय से इनएक्टिव है। तो इसी को लेकर के दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया, लेकिन ट्विटर ने देर रात तक इनका ब्लू टिक वापस से लगा दिया है। तो इसी को लेकर के अब ट्विटर खुद सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। ट्विटर ने पहले कहा था कि आपका इनएक्टिव होने के चक्कर में हमने ब्लू टिक हटाया, तो सरकार ने कहा कि इनएक्टिव होने के चक्कर में हटाया तो वापस से क्यों लगाया। और इसी के साथ साथ कई ऐसे अकाउंट भी हैं जो इनएक्टिव हैं, तो आपने उन सभी का क्यों नहीं हटाया, केवल हमारा ही क्यों हटाया। तो इसी को लेकर के अभी कटघरों के अंदर ट्विटर साफ साफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसको कोई भी डेडलाइन नहीं दी गई है। चलिए एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि पूरे भारत के अंदर टिकटॉक को बैन किया गया था और टिकटॉक को बैन करने के बाद में टिकटॉक ने सारे भारत के कानून और नियमों को मानने के लिए स्वीकृति कर ली है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि सरकार का कहना है कि ट्विटर चीन से संबंध होने के कारण इसलिए उसको बैन किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है और अगर उसका चीन के साथ दोबारा से संबंध रहा तो उसे चालू नहीं किया जा सकता है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर तो सामने आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर टिकटॉक उम्मीद लगाए हुए बैठा हुआ है कि वह भारत में एक बार फिर से चालू होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि विजय माल्या जो भगोड़े साबित हो गए हैं भारत के अंदर और वह भारत छोड़ करके भी चले गए हैं, उनके ऊपर 9,000 करोड़ का मुकदमा दर्ज है जो उन्होंने बैंकों से खाया है और अन्य जगहों से खाया है और इसके बाद में वह फरार भी हो चुके हैं। तो इसी को लेकर के पंजाब नेशनल बैंक ने मैनेजर डायरेक्टर ने कहा कि उनके बकाया 5,600 करोड़ रुपए वसूलने के लिए उनकी संपत्ति को बेचना पड़ेगा। वहीं इसको लेकर के अभी आप सभी को बता दूं कि माल्या के ऊपर 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी बताया जा रहा है और यह कर्ज चुकाने के लिए ही उनकी संपत्ति को बेचा जाएगा। साथ ही साथ कोरोना के मामले राजस्थान में दिन प्रतिदिन अब कम हो रहे हैं, लेकिन आप सभी सावधान जरूर रहिएगा। आप सभी को बता दूं कि लगातार 1,000 से ज्यादा केस आ रहे थे, लेकिन अब वह केस कम हो चुके हैं और कल 1,000 से कम मामले राजस्थान के अंदर सामने आए हैं। आप सभी को बता दूं 942 कोरोना के नए मामले राजस्थान के अंदर सामने आए हैं, तो वहीं
32 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से जाती हुई साफ साफ नजर आई है। साथ ही साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसके अंतर्गत 170 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, और वहीं उदयपुर के अंदर 133 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही इसके अंतर्गत एक बड़ी बात तो सोचने वाली यह है कि एक हफ्ते और 1.5 हफ्ते पहले यह केस 2000, 1500 और 1000 इनके करीब पाए जा रहे थे, लेकिन अब ये केसों का आंकड़ा एकदम से कम कैसे हो गया? क्या जांचें सही प्रकार से नहीं हो रही है या रिपोर्ट सही प्रकार से नहीं बताई जा रही है? यह सब अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो जांचें सही प्रकार से नहीं हो रही हैं या फिर उनके रिपोर्ट सही प्रकार से दर्शाई नहीं जा रही, या आंकड़ों में कुछ ना कुछ फेरबदल किया जा रहा है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर इतना बड़ा फेरबदल होना असंभव सा नजर आता है। यह सब अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही, और भी ज्यादा जानकारी और आंकड़ों से मैं आप सभी को अवगत कराता रहूंगा। नमस्कार। वही खबर लालसोट से, जहां उपखंड अधिकारी के निर्देश पर एंटी कोरोना की बैठक का आयोजन किया गया। रावतार मीणा की अध्यक्षता में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पचवारा में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं वैक्सीनेशन बढ़ोतरी को लेकर एंटी कोरोना सदस्यों ने बैठक में भी भाग लिया। बैठक में प्रत्येक बीएलओ को निर्देश जारी किए गए। बीएलओ टीम घर घर पहुंचकर 40 का वैक्सीनेशन करेगी। लोगों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचने की स्थिति में मौके पर ही 10 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं उपखंड अधिकारी ने एंटी कोरोना टीम से वैक्सीनेशन बढ़ोतरी को लेकर भी राय मांगी। लोगों में फैले वैक्सीनेशन भ्रम को दूर करने के लिए भी उच्च अधिकारी बीएलओ टीम ढाणियों में लोगों को पहुंचकर समझाइश कर रही है। वहीं वैक्सीनेशन बढ़ोतरी को लेकर आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं से भी रूबरू हो रही है। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के सिकराय के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल कोरोना वैक्सीन लगवाई गई। दौसा जिले के सिकराय से ग्राम पंचायत मरियाड़ा के सवास गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई है। प्रधानाध्यापक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता शर्मा ने घर घर जाकर के टीके से भयभीत लोगों को समझाकर वैक्सीन लगवाने का कार्य किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता शर्मा ने गांव में घर घर जाकर के लोगों को टीके के फायदे बताकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। वहीं लोगों को मास्क भी वितरण किए गए। चलिए अब रुक करते हैं शिवानी मंडी की ओर, जहां से खबर आ रही है कि कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वहां पर पौधारोपण करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। आधुनिकता की भागदौड़ में पृथ्वी पर हर दिन प्रदूषण काफी तेज बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर देखने को मिलते हैं। पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेजी देखी जा रही है, तो कहीं कहीं पर प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर के कारण लंबे समय से बारिश भी नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्कूल के इस कार्यक्रम में समाज सेवी एवं श्याम भगत सुभाष बड़वा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर पौधारोपण किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोही मॉडल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गमलों में तुलसी, हार, श्रृंगार, एलोवेरा, गिलोय सहित अनेक औषधीय पौधों का रोपण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में 5 जून के दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और यह भी कहा कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है, जिसके कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। वहीं इंसान कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहा है। इसलिए पर्यावरण के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस कल मनाया गया। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील भी की कि जो नागरिक पौधा रोपित करते उनको बड़ा होने तक उनकी देखभाल भी करें। उन्होंने यह भी कहा कि आज पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना होगा, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा प्रदान कर पाएंगे। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों से एक अपील कि पर्यावरण दिवस के मौके पर आप एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि हम लोगों ने खुद देखा है कि हाल ही के कोरोना काल में हम लोग ऑक्सीजन के लिए कितने जूझते रहे हैं।
ऑक्सीजन की कहीं कमी ना हो, इसको लेकर के हम पेड़ जरूर लगाएं। एक अपील और कि आप अपने बच्चों के जन्मदिन पर, आप अपने खुद के जन्मदिन पर या फिर शादी की सालगिरह पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। और आने वाला समय अभी मानसून का है, तो सभी साथियों से, सभी लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान में जहां एक तरफ कोरोना के संकट से बहुत मुश्किल से लोग पार पा पाए हैं, वहीं अभी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के लगातार केसों में हो रहे इजाफे ने लोगों को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में लगभग 1600 से अधिक ब्लैक फंगस के केस केवल राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में जहां कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ रही रफ्तार के चलते आंशिक राहत मिली है, वहीं इस बीच लगातार अब राजस्थान में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में लगातार ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा देखने को मिला। आलम यह है कि 8 दिन के भीतर 1660 मरीज बढ़ गए हैं। वहीं कुल संख्या रोगियों की 2460 तक पहुंच गई है, जो देश में अभी तक की सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। राजस्थान की ओर से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के साथ ही इसके इलाज को लेकर भी सरकार की ओर सतर्कता बरतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में हालत बद से बदतर ना हो, इसका ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार इलाज में उपयोग आने वाले 5000 से भी ज्यादा इंजेक्शन मंगवाए हैं। वहीं देश में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सबसे अधिक वायल खरीदने वाला भी राजस्थान पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने कुछ 60,000 इंजेक्शन वायल खरीदने का ऑर्डर जारी किया है। मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि दवा मंगाने के लिए तीनों स्तरों पर कार्य किया जा रहा है और केंद्र सरकार की जहां बढ़ते मामलों को अवगत कराया जा रहा है, साथ ही दवा आवंटन की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 19। वही खबर लालसोट से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर परिंदे लगवाए गए। रामगढ़ पचवारा महंत रामदास महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अनुराग सेवा संस्थान लालसोट ने पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यावरण दिवस पर नल वाले बालाजी रामगढ़ पचवारा में पौधारोपण और परिंदे का वितरण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने भी शिरकत की। संत समाज के अध्यक्ष रामदास महाराज ने पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण और बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए और अनुराग सेवा संस्थान को बधाइयां दी है। पश्चिमी संस्कृति को छोड़ हमें सनातन संस्कृति अपनाने और प्रकृति से छेड़छाड़ महामारी का द्योतक है, ऐसी बातें रामदास महाराज जी ने बताई। उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने कहा कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। समय रहते अगर सचेत नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि को महामारी के दौर से गुजरना होगा। प्रकृति संसाधनों का रक्षण एवं पोषण ही हमारी जीवन है। संस्थान द्वारा अपने 27वें स्थापना दिवस पर आगामी माह पर 2700 पौधों का वितरण व रोपण किया जाएगा। तुलसी अभियान के तहत हर घर में तुलसी का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। स्वागत है आपका न्यूज 19 में और आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन। हरियाणा की अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हिसार में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ उम्र के दंपति की मौत, 2 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। हिसार में शनिवार शाम को एक सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 2 साल का पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ये गौशाले में काम करने जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इसके बाद संबंधित वाहन चालक उसे लेकर मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों की पहचान के पास जिले फतेहाबाद में गांव बेड़िया खेड़ा निवासी करीब 50 वर्षीय नेकीराम और उसकी पत्नी सुमित्रा के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार नेकीराम का परिवार पिछले कई साल से हिसार के गांव खेदड़ में स्थित शांतिगिरी गौशाले में मजदूरी करता आ रहा था। शनिवार शाम को परिवार गौशाला जा रहा था, बाकी सदस्य दूसरे किसी वाहन पर अलग थे, तो वही नेकीराम और उसकी पत्नी एक बाइक पर सवार थे। इसके साथ 2 साल का पोता भी था। संदिग्ध हालत में फंदे पर झूली 24 साल की विवाहिता। पानीपत में दहेज लोभी ससुराल वालों से तंग आकर एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि उसके पिता ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न करने और बेटा पैदा न होने से खफा ससुराल वालों ने
बेटी की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया है। पुलिस ने पति सहित 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला पानीपत शहर की कालूपीर कॉलोनी का है। पुलिस को दी शिकायत में जींद जिले के ढाडररथ गांव के बीरबल ने बताया कि 24 वर्षीय बिंदु उसकी 5 बेटियों के साथ सबसे छोटी थी। 7 जनवरी 2019 को बिंदु की शादी यहां कालूपीर कॉलोनी काबड़ी रोड के साथ हुई थी। शादी में 8 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराल वाले दहेज के लिए बेटी को बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। कभी 10,000, कभी 20,000 और 1 लाख रुपए दहेज देता रहा हूँ। बिंदु ने बेटी को जन्म दिया तो ससुराल वाले और भी नाखुश हो गए, उसे मानसिक रूप से परेशान किया। वहीं पति सुनील, ससुर कर्ण सिंह, जेठ सुरेंद्र, जेठानी रीना और ननद किरण ने पीटा और 1 लाख रुपए का दहेज मांगा। उसने ऑनलाइन दामाद के खाते में 1 लाख रुपए जमा करा दिए। 3 जून को उसे बार बार बिंदु को कॉल की, लेकिन सुनील ने बात नहीं करवाई। इसके बाद अर्जुन नगर में रह रही साले की पत्नी शीला को बिंदु के ससुराल भेजा। ससुराल वाले ने शीला के साथ गाली गलौज की और बिंदु से मिलने नहीं दिया। शनिवार को दामाद सुनील को कॉल किया तो जवाब नहीं दिया। ससुर कर्ण सिंह ने कॉल करके बताया कि जल्द से सिविल अस्पताल में आ जाओ। मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो बेटी का शव पड़ा मिला। प्रदेश में 7 मई को ब्लैक फंगस का पहला केस मिलने के बाद 29 दिन में ही आंकड़ा 1000 पार पहुंच चुका है, लेकिन सरकार का सिस्टम फंगस की फांस में अब तक नहीं निकल पाया। स्वास्थ्य विभाग के पास मरीजों की जरूरत के अनुसार एम्फोटेरिन बी इंजेक्शन नहीं है। मरीजों को भर्ती होने के 6 दिन बाद तक इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। कई मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या के बराबर भी इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इलाज की पर्याप्त व्यवस्था न होने से वहां में मरीज को दूसरी जगह रेफर किया जा रहा है। टोहाना में जसपा विधायक देवेंद्र बबली व किसानों के बीच कहासुनी के बाद 1 जून को फिर से विवाद शुरू हो गया। 5वें दिन भी नहीं सुलझा। बाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने बलियाला रेस्ट हाउस में विधायक पक्ष से बात की। इसमें विधायक बबली ने किसानों को कहे अपशब्दों पर खेद जताया। इसके बाद किसान प्रतिनिधि मंडल डीएसपी कैंप ऑफिस में फिर से नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से मिला, जहां बात बिगड़ गई। बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बाहर आकर ऐलान किया कि जब तक गिरफ्तार 3 लोगों की रिहाई और टोहाना मामले में दर्ज का सभी केस वापस नहीं होंगे, वे यहां से नहीं जाएंगे। प्रशासन उनकी गिरफ्तारी को भी तैयार कर ले। तीनों कृषि कानूनों को बने 5 जून को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अब तक ना तो कानून लागू हो पाया ना ही रद्द। हालांकि कानून बनने से पहले किसान इनका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद से दिल्ली के बॉर्डर पर समेत देश भर में धरना प्रदर्शन कर भाजपा और सहयोगी दलों के नेता का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को भी अब तक हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इसके 1 साल पूरा होने पर शनिवार को प्रदेश भर में 45 से ज्यादा जगह भाजपा जसपा नेताओं के आवास व कार्यालयों का घेराव कर कानून की प्रतियां फूकी गई। इस दौरान भाजपा के 6 मंत्री, सांसदों और 17 विधायक के आवासों का घेराव किया गया। सबसे ज्यादा हिसार में 8 जगह विधायकों, सांसदों के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं पानीपत में सांसद संजय भाटिया के घर का घेराव करने आए किसानों को पुलिस कर्मियों ने रोका तो झड़प हो गई। पंचकुला में किसानों ने 3 जगह जाम भी लगाया। इस दौरान उसकी पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने किसानों को रोक रखा था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स ने वृक्षारोपण किया है। राजस्थान राज्य नर्सेस एसोसिएशन एकीकृत द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी राज्य सरकार राज्य भर में वृक्षारोपण किया। वहीं मैं आपको बता दूं कि शुरुआत 5 जून को सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में ऑडिटोरियम के सामने चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा, अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS चौहान एवं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक एवं संगठन प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, जिलाध्यक्ष अनिल सैनी, महामंत्री मदन लाल बुनकर सहित कई लोगों ने और पदाधिकारियों के द्वारा सुबह 11 बजे 101 पौधे लगाकर चिकित्सालय परिसर में लगाए गए तथा संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत संपूर्ण राजस्थान में 10,000 पौधे संगठन द्वारा लगाए जाएंगे। 101 पौधे हमने सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर में लगाने का लक्ष्य लिया है, तो यहाँ से और स्पेशलिटी विंग तक लगाए जाएंगे। पूरे राज्य भर के अंदर हमने 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है संगठन के द्वारा। प्रतिवर्ष संगठन के द्वारा ये वृक्षारोपण अभियान 5 जून से शुरू किया जाता है, जो रैनी सीजन तक जारी रहता है और पूरे राज्य की आम जन जीवन को बचाने के अभियान में कोरोना काल में जो शहीद वॉरियर शहीद हुए हैं उनके नाम से भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं।
और पूरे राज्य के अंदर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहेगा। मैं राजेंद्र राणा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत की जयपुर जिला इकाई ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर में पौधारोपण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें हमारे चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश शर्मा जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर NS चौहान जी और एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी उपस्थित रहे तथा जिले के सभी समस्त जितने भी कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सभी ने वृक्ष लगाकर और यहाँ पे एक एक वृक्ष लगा के और संकल्प लिया है। और ये कार्यक्रम जो है वो निरंतर जो है वो जब तक बारिश का मौसम चलेगा तब तक हम यहाँ जयपुर के जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं, बाकी हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से हमने पिछली बार भी सारे हॉस्पिटलों के अंदर पौधारोपन किया था उसी तरीके से इस बार भी करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 51 पौधे लगाए हैं। उसके बाद में हम हमारा जो सुपर स्पेशलिटी विंग जो है वहाँ 51 पौधे लगाएंगे और उसके बाद में जब वो पूरा कंप्लीट हो, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वो जो चल रहा है उस विंग का काम अभी बाकी है, वो पूरा होने के बाद में उस कैंपस में जितने भी पौधे लगाएंगे वो राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत जयपुर जिला शाखा की तरफ से लगाए जाएंगे और उनकी देखरेख भी की जाएगी। धन्यवाद। मैं अनिल सैनी, जिला अध्यक्ष, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन। चलिए हम लोग करते हैं शिवानी मंडी की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि शिवानी मंडी में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए जागरूक किया गया। शिवानी मंडी में लगातार सामाजिक कार्य में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले हेमंत खत्री ने रविवार को शहर की मुख्य बाजार से लेकर गली मोहल्लों में जाकर ग्रामीण विकास के तर्ज पर लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए जागरूक करने का कार्य किया। उन्होंने पीपीई किट पहनकर लोगों को जागरूक किया और उन्होंने बताया कि जैसे ही दुकानों पर कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टर आते हैं तो दुकानदार यहाँ वहाँ चले जाते हैं। उन्होंने उनसे अपील की है कि वे अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं और यह भी कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क अभी भी जरूरी। आज लोगों को कोविड वैक्सीन के लिए जागरूक किया गया। लोगों को ये देखा आ रहा है जब डॉक्टर उनका कोरोना टेस्ट करने आते हैं तो दुकानदार यहाँ वहाँ चले जाते हैं। उनसे मेरी अपील है कि कोरोना टेस्ट करवाए और कोविड वैक्सीन लगवाए। धन्यवाद। वहीं जयपुर के अंदर कच्ची बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गरीब व असहाय लोग रहते हैं। वहां पर जाकर के राशन सामग्री का वितरण कल किया गया। कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कच्ची बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों की निःशुल्क शिक्षण संस्थान अपनी पाठशाला के सहयोगी सदस्य मनीष कुमार मीणा बैंक पीओ के द्वारा कच्ची बस्ती जामडोली में रहने वाले दिव्यांग भाई बहनों को सूखे राशन का वितरण करवाया गया। इस अवसर पर आपड़ी पाठशाला के संस्थापक समाज सेवी अनिल डोई, सोहनलाल मीणा, कन्हैया लाल बेंदाड़ा, लोकेश मीणा, समर मीणा एवं बस्ती में रहने वाले अन्य साथी भी उपस्थित रहे। चलिए अब रुक करते हैं अंता की ओर, जहां पर रतालिया ग्रामीणों ने घास भैरव की पूजा अर्चना की। रातड़िया में ग्रामीणों ने घास भैरव की पूजा अर्चना की है। जून ग्राम रातड़िया में वर्षों से चली आ रही परंपरा को मद्देनजर रखते हुए रविवार को कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मात्र 5 व्यक्तियों के द्वारा घास भैरव की पूजा की गई। धार्मिक आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष कमलेश मालव ATN ने बताया कि ग्राम के सभी देवी देवताओं की पूजा करके केवल घास भैरव की धार को पूरे गांव की परिक्रमा मात्र व्यक्तियों द्वारा कराई गई। मालव ने कहा कि हर वर्ष देवी देवता की पूजा करने से ग्राम में रोग बराड़ दूर हो जाने से जीवन यापन करने सुख शांति प्राप्त होती है। वहीं खबर दौसा से आ रही है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि चाचा ससुर ने एक महिला को हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सुखपाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 जून को बसवा थाने में पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। थाना अधिकारी धारा सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह चौधरी ने पत्रकारों की सुध ली। फुलेरा में पूरे कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे समय जनता की समस्या व कोरोना से संबंधित खबरें लगातार अपने समाचार पत्रों व चैनलों में प्रकाशित कर अपना कर्तव्य निभाते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आज तक ना तो पालिका प्रशासन ने और ना ही स्थानीय विधायक ने इन पत्रकारों की कोई सुध ली है।
पत्रकारों की परवाह करते हुए फुलेरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विद्याधर चौधरी ने रविवार को अपने निवास पर सभी पत्रकारों को आमंत्रित कर सभी को कोरोना से सुरक्षित रखने हेतु N95 सर्जिकल मास्क व सैनिटाइजर स्प्रे बोतल देकर के सम्मानित किया है। इस अवसर पर सिंह ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। वही खबर बांदीकुई से आ रही है, जहां बांदीकुई के विधायक जीआर खटाना ने आज डीपीएस स्कूल की तरफ से दी गई 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जीआर खटाना ने डीपीएस स्कूल बांदीकुई की 2 दी गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं विधायक खटाना ने कहा कि अब इस एम्बुलेंस से बांदीकुई में मरीजों को 24 घंटे लाने वाले जाने की सुविधा मिलेगी। वहीं किसी भी मरीज को परेशानी नहीं होगी। वहीं इससे पूर्व भी विधायकों से बसवा व बांदीकुई को एक एम्बुलेंस दी गई थी। वहीं अब एक और एम्बुलेंस से मरीजों को लाने वाले जाने में सुविधा मिलेगी। वहीं जयपुर के अंदर कच्ची बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गरीब व असहाय लोग रहते हैं। वहां पर जाकर के राशन सामग्री का वितरण कल किया गया। कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कच्ची बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों की निःशुल्क शिक्षण संस्थान अपनी पाठशाला के सहयोगी सदस्य मनीष कुमार मीणा बैंक पीओ के द्वारा कच्ची बस्ती जामडोली में रहने वाले दिव्यांग भाई बहनों को सूखे राशन का वितरण करवाया गया। इस अवसर पर आपणी पाठशाला के संस्थापक समाज सेवी अनिल डोई, सोहनलाल मीणा, कन्हैया लाल बेंदाड़ा, लोकेश मीणा, समर मीणा एवं बस्ती में रहने वाले अन्य साथी भी उपस्थित रहे।